नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़ा कदम उठाया है। सोनिया गांधी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के पीसीसी अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को यह जानकारी भी दी। उन्होंने ट्वीट किया, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर की प्रदेश इकाइयों के अध्यक्षों को इस्तीफा देने के लिए कहा है ताकि प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का पुनर्गठन किया जा सके। वहीं 403 विधानसभा सीटों वाली उत्तर प्रदेश में प्रियंका और राहुल गांधी की कड़ी मेहनत के बाद भी कांग्रेस को केवल 2 सीटों पर जीत मिली। मणिपुर में भी कांग्रेस को 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। वहीं पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बावजूद भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने केवल 18 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि गोवा में कांग्रेस ने 11 सीटों पर सिमट गई। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। उसे 70 सदस्यीय विधानसभा में सिर्फ 19 सीटें ही मिली, जबकि भाजपा ने 47 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर चुनाव अभियान के संबंधित वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी की थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान रही कमियों और आगे की रणनीतियों को लेकर के भी चर्चा की गई। प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, राजू शुक्ला, सलमान खुर्शीद, आराधना मिश्रा मोना और कई अन्य नेता भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस महज 2 सीटों पर सिमट गई। लल्लू और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी करारी हार का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश की समीक्षा बैठक थी और हमारी महासचिव प्रियंका गांधी जी ने इसको लिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने जो हमारा परिणाम था चुनावों का, उसकी पूरी जिम्मेदारी ली। सारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ पे प्रेजेंट थे, सारे पदाधिकारी प्रेजेंट थे और गहन समीक्षा करी। कुछ घंटे चली ये बैठक और गहन समीक्षा करी, सभी को बोलने का मौका मिला। मुझे ऐसा लगता है और हमारे सब नेतागणों को ऐसा लगा कि इस चुनाव ने एक नई चुनौतियां भी हमें प्रस्तुत करी है और एक नए आयाम भी हमारे लिए खोले हैं। और एक बात साफ है कि प्रियंका गांधी जी एक भी दिन बर्बाद किए बिना लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर समीक्षा बैठक के बाद हम लोगों ने जो कुछ संगठनात्मक बदलाव होंगे और उसके अलावा लोकसभा 2024 में कैसे लड़ा जाएगा, किस मुस्तैदी से लड़ा जाएगा और कैसे मजबूत बनकर कांग्रेस लड़ेगी, इसके बारे में भी आगामी जो चुनाव उस पर चर्चा हुई। रेजिग्नेशन की बात आई है मैम, लल्लू जी की रेजिग्नेशन, क्योंकि सोनिया जी ने बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 5 जहां पर विधानसभा चुनाव है राज्यों से रेजिग्नेशन वहां पर हुआ है पीसीसी प्रेसिडेंट्स का, और इसमें कोई हतप्रभ होने वाली बात नहीं है। पीसीसी प्रेसिडेंट कैप्टन होता है शिप का, और अगर हमारा प्रदर्शन बुरा रहा तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन किया है। तो कांग्रेस को राज्य दर राज्य मिली करारी हार के बाद अब उसके सामने, उसके भविष्य के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर आने वाले समय में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा और किस दिशा में कांग्रेस जा रही है। और अगर उभरने की दिशा में है, कांग्रेस के नेता लगातार प्रयत्नशील हैं, कांग्रेस के नेता लगातार जीत जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, तो आखिर वो कदम कौन सा होगा, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। फिलहाल आरबी उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका आरबी उपाध्याय जी। कुछ देर में और भी मेहमान जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता भी जुड़ेंगे। तब तक आप ही से सवाल ले लेते हैं आरबी उपाध्याय जी। कांग्रेस की जो स्थिति दिन प्रतिदिन ही बनती चली जा रही है, देखिए लगातार सवालों के घेरे में कांग्रेस तो तब भी थी जब राहुल गांधी लीड कर रहे थे कांग्रेस को। वो चुनाव प्रचार अभियान के दौरान जिस तरीके से बागडोर संभालते थे, उस दौरान तमाम सारे मीम्स बनते थे, उनको कटघरे में खड़ा करने का काम किया जा रहा था। उनके जो भाषण होते थे उनके कट टू कट निकाल करके तमाम सारे मीम्स बनते थे और स्पेशल एक छवि बना दी गई राहुल गांधी की। लेकिन उसके बाद जब प्रियंका गांधी आई तो यह हुआ कि इंदिरा गांधी की छवि दिखती है प्रियंका गांधी में। तमाम सारे लोगों ने यह कहा कि दरअसल अब कांग्रेस को ऑक्सीजन मिल सकती है।
जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में नहीं हो पाया जो कमाल, अब प्रियंका गांधी वो कमाल कर दिखाएंगे। लेकिन हाल ही के जो चुनाव हुए 5 राज्यों में, इनमें तो प्रियंका गांधी का मुझे लगता है परफॉर्मेंस राहुल गांधी से भी बुरा रहा। देखिए योगेश, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हार जीत सिक्के के दो पहलू होते हैं। हार से हताश और निराश नहीं होना चाहिए, और जीत में बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं होती। जहां जीत जिम्मेदारियां लेकर आती है, हार अपनी समीक्षा लेकर आती है कि क्या कारण से क्यों हार। पहली बात, जैसा आपने कहा कि भी राज्य दर राज्य कांग्रेस हार रही है, राहुल गांधी को पप्पू बना दिया गया, तरह तरह के नैरेटिव समाज के बीच में है। लेकिन ये भी यथार्थ है कि राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री पद की लालसा होती तो मैं नहीं समझता कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो आधी रात को भी उनका अगर मन होता कि प्रधानमंत्री बनना है तो बन सकते थे। वहां कोई अवरोध और कोई गतिरोध नहीं था, जहां तक मैं मानता। अब देखिए, प्रियंका गांधी को लाया गया, आपने ठीक कहा। एक उम्मीद थी कांग्रेस को और कांग्रेस के वर्करों को कि भी अगर प्रियंका गांधी को लाया जाएगा तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन कांग्रेस कनेक्ट नहीं कर पा रही। कहीं ना कहीं जनता के साथ जो उसका एक संवाद होना चाहिए, वो संवाद कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा। देखिए, ये बात अलग है कि संघर्ष प्रियंका गांधी ने किया, परिणाम जो भी रहे हो, कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पर कांग्रेस लड़ी। और कांग्रेस जब सारी सीटों पर लड़ी है तो आगे 2024 के लिए कुछ न कुछ रोड मैप निकल के आएगा। अभी तक आप देखते थे कि कांग्रेस कुछ सीटों पर लड़ती थी गठबंधन के बाद, और जो परिणाम आते थे वो हम सब ने देखे हैं। कांग्रेस को आकलन करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा लेने तक सीमित नहीं रहना। बिल्कुल, बहुत सारे बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या कारण है। गहन समीक्षा करनी चाहिए। केवल समीक्षा अप्रासंगिक बैठक करके ये नहीं कहा जा सकता कांग्रेस ये कि कांग्रेस बैठक के कर समय के साथ मुद्दे बदलते हैं। बिल्कुल। अभी उपाध्याय जी, आपको यहाँ पर रोकेंगे। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। देशबंधु दीक्षित जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ संदीप त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मुझे मिल रही है आपकी आवाज। संदीप जी, देखिए, कांग्रेस के पास संगठन है, नाम है, गांधी परिवार है और आइडिया ऑफ इंडिया है। ये सब होने के बावजूद भी कांग्रेस आखिर मात कहां खा जा रही है? दिन प्रतिदिन कांग्रेस की जो स्थिति होती चली जा रही है, आप भी देख रहे हैं, बहुत बुरी दयनीय स्थिति में पहुंच रही है कांग्रेस। संदीप जी, वो रोजा इफ्तार नहीं कराएंगे और बात करेंगे तो एक साइड की बात करते। तो कांग्रेस को भी अपने अंदर मंथन करना होगा और बहुत सारे जो विडंबनाएं हैं या बहुत सारी जो कुहासे के जो बादल छाए हुए हैं उनको हटाना होगा और जनता को भरोसा दिलाना होगा। देखिए, सब राष्ट्रवाद की बात करते हैं, क्या कांग्रेस राष्ट्रवादी नहीं है? क्या कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? ये कहना अतिशयोक्ति होगी। वही कांग्रेस है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। मुझे बताएं कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी क्या पाकिस्तान के और 1-2 टुकड़े कर सकती है? बहुत हिम्मत और बहुत सूझबूझ का काम होता है किसी भी देश को तोड़कर उसके 2 हिस्सों में बांट देना।
बिल्कुल। कोई ना कोई तो रणनीति रही हो। तो इतिहास साक्षी है, हम उसको नकार दें। देखिए, कोई काम करेगा तो उससे कुछ गलतियां भी होंगी, कुछ भूल भी होंगी, लेकिन हम ये कहें कि उसने काम ही नहीं किया, हम ये कहें कि वो तो देशद्रोही है, समझ से परे हो जाए। समझ से बिल्कुल सही, सारी गलत बातें होती हैं। संदीप जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपको आवाज आ रही है? जी संदीप जी, कांग्रेस के पास देखिए संगठन भी है, नाम भी है, गांधी परिवार भी है और आइडिया ऑफ इंडिया भी है, हमने कहा। तो इन सब चीजों की इतनी मजबूती होने के बावजूद भी कांग्रेस के जो हालात दिन ब दिन होते चले जा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि किस स्थिति पर कांग्रेस जा रही है। धीरे धीरे तो खत्म होने की कगार पर आ खड़ी हुई है। कहाँ पर चूक हो जा रही है? देखिए, बहुत अच्छी आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आज भी 700 लगभग सांसद जो है विधायक कांग्रेस पार्टी के पास। तो ये कह देना कि खत्म हो रही है, सब बीजेपी का एक नेगेटिव है कि खत्म नहीं हो रही है। चुनाव लड़े, गुजरात तो जो है गोवा में तुमने लड़ा, मजबूती से लड़ा, वहाँ भी दर्ज कराए, उत्तराखंड में भी कराई। उत्तर प्रदेश में हम असफल रहे, बिल्कुल उस बात को स्वीकार करता हूँ, और कुछ कमियां रही, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति होती है उसमें हम सेटल नहीं हो पा। दूसरी बात, आपने कहा कि सब कुछ होने के बावजूद सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है, गलत तरीके वाला नहीं, बदनीयती नहीं। देश को जो है, देश की जो एकता है, अखंडता है, उसको खंडित करने की मंशा नहीं है। इसलिए कि इस देश को कांग्रेस ने बनाया है, जो कोई बनाता है वो बिगाड़ता नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई जो है परिवर्तन भी होता है, तब अगर आप कोई एक मकान बनवाइए और आपके ही सामने अगर उसमें जो है कोई भी नया निर्माण उसको तोड़ के होने लगता है तो दुख होता है। तो उसी तरीके से आप समझिए कि कांग्रेस ने इस देश को बनाया, और कहाँ से बनाया है। अभी हमारे जो है जो पॉलिटिकल एडिटर बोल रहे थे, वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि ये कह देना कि कुछ नहीं किया है, बिल्कुल सही है। हमने कभी नहीं कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कुछ नहीं किया, हमने कभी नहीं कहा कि एच.डी. देवगौड़ा जी ने कुछ नहीं किया, हमने कभी नहीं कहा कि इंद्र कुमार गुजराल जी ने कुछ नहीं किया, हमने कभी नहीं कहा कि वी.पी. सिंह जी ने, बिल्कुल सबने कुछ ना कुछ किया। लेकिन आज की मौजूदा सरकार है, वो देश की स्टार्टिंग ही 2014 से करती है। जब वो ये कहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो ये भूल जाते हैं कि वो ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी पर भी लागू होती है, जिसको आरटीएल भारत का, मैं कहता हूँ 70% लोग मानते हैं। जो विपक्ष के पार्टी के लोग हैं उनको भी मानते हैं कि हाँ वो बढ़िया उन्होंने काम किया, और उनका जो है राजनीति करने का तरीका सही था। तो ये सब चीजें होने के बावजूद, अगर ठीक है संदीप जी, आएंगे आपके पास। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपके पास आएंगे देशबंधु दीक्षित जी, लेकिन एक सवाल और ले लेते हैं संदीप जी से। संदीप जी, आपने एक बात कही कि दरअसल बीजेपी ही समर्थित कुछ लोग ये कहते हैं कि असल में देश आज़ाद ही 2014 में हुआ है। इतनी बात ठीक है, आवाजें उठी, ये चीजें कही गई, लेकिन बात एक और उठती है। देखिए, सरदार पटेल जी ना तो बीजेपी के थे, ना तो आरएसएस के थे। सुभाष चंद्र बोस जी कोई हिंदू संगठन से तो जुड़े नहीं थे। तो वजह क्या है कि आज जो है इन नामों को सबसे ज्यादा भुनाने की जो फिराक की जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ही इन नामों को सबसे ज्यादा लिया जाता है। यानी ये किसी पार्टी के तो थे नहीं, किसी दल के तो है नहीं कि आप कह दीजिए कि नहीं साहब हम ही केवल इनके मार्गदर्शन पर चलेंगे, या बीजेपी कह दे कि नहीं साहब हम ही केवल इनके मार्गदर्शन पर चलेंगे। लेकिन बीजेपी तो इनको बुना रही है ना। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एक बात आप समझिए कि जिस तरीके से भी आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात की, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात की आपने, तो आप समझिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उसी तरीके से गृह मंत्री थे जैसे आज अमित शाह जी। और भाजपा जब ये करती है, तो एक उदाहरण अभी ताजा मैं दूंगा। एक कश्मीर फाइल पिक्चर बनी हुई है, उस फिल्म को मैंने देखा। उसमें इस तरीके से
हिंसा दिखाकर लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया गया है। और वो ये नहीं समझ पाते हैं कि दर्शक या जो आम आदमी है वो ये नहीं जान ही नहीं पाता कि उस समय जो है सरकार भाजपा की थी। इनके पास अभी एक चीजें आपने कही कि सब कुछ है, हमने आपको बताया कि जो है हमारे पास बदनीयती नहीं है। तो जिस तरीके से फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि का दुरुपयोग, मैं उपयोग नहीं कहूँगा, दुरुपयोग भाजपा कर रही है, वो लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। उस मुद्दे को सोनिया जी ने सदन में भी कल उठाया। जिस तरीके से फेसबुक के माध्यम से और ट्विटर इत्यादि जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, लोगों को जो है एक ब्रेन वॉश किया जा रहा है, मैं ये कहूँगा कि ब्रेन वॉश किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इससे रोक लगनी चाहिए। और ये चीजें मोदी जी ऐसे तो नहीं जाते हैं फेसबुक के हेडक्वार्टर में, क्या ऐसा वो भारत की कंपनी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो क्यों जाते हैं? तो जाहिर सी बात है वही सेटिंग के लिए जाते हैं और उसका वो उनको लाभ भी मिल रहा है। आप देखिए इसी उत्तर प्रदेश में छात्र जो है लाठियां खा रहे थे, छात्र आंदोलन कर रहे थे, किसान आंदोलन कर रहे थे, जो है सरकारी नौकरी वाले हैं वो एक विभाग परेशान था, उनकी सैलरी नहीं बढ़ी है, हर वर्ग परेशान था, व्यवसायी परेशान थे, लेकिन फिर भी सरकार में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब मुद्दों को गौड़ कर दिया जाता है और वो जो एक मोनोपोली बनाई जाती है उसमें जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सोशल मीडिया और उसके बाद कुछ कथित हमारे गोदी मीडिया के लोग हैं, वो मैं कहना नहीं चाहूंगा, उनका नाम लेना भी नाम की कोई आवश्यकता भी नहीं है संदीप जी, लेकिन मुझे लगता है इस बात से मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि आप जब चुनाव होता है तो चुनाव से पहले क्या कहते हैं कि जनता आपकी सच जान चुकी है। आप इस बार भी लगातार कह रहे थे, केवल आप ही नहीं कर रहे थे, सारा विपक्ष इस बात को कह रहा था कि जनता इन सालों में, इन 5 सालों में, चाहे उत्तर प्रदेश का जिक्र करें या अन्य राज्यों का जिक्र करें या केंद्र सरकार के का जिक्र करें, आप लोग लगातार ही कहते रहे हैं चुनाव प्रचार के दरमियान और हमारे साथ चर्चाओं में भी कि जनता अब जान चुकी है, जनता अब मूर्ख नहीं बनेगी, बेवकूफ नहीं बनेगी, सजग हो गई है, अब ये जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं और इस बार करारा जवाब देगी जनता। आप फिर वही बात कह रहे हैं। मैं अपनी बात एक बोल देता हूँ, आपका उत्तर उसी में है। आप समझिए कि एक चीज हमारे यहाँ कही जाती है, काट की हांडी बार बार नहीं करती, बिल्कुल सही है, नहीं करती है, लेकिन भाजपा बड़ी होशियार है, कट्टी काट हांडी बदल देती है, अंत बदल देती है। आप समझिए कि हमने कहा कि सच्चाई आज सब लोग जानने लगे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया ये चुनाव, आप चरण वाइज मैं कह रहा हूँ, आप आपसे उठा कर देखिए, श्रमिक कार्ड बना, साल पहले से बनना स्टार्ट हुआ और श्रमिक कार्ड में कार्ड से 2019 के पहले किसान सम्मान निधि के जो ऊपर चुनाव के जस्ट पहले लोगों पैसा डाला था। हमारे यहाँ पहले प्रधानियों और पंचायत का चुनाव होता था तो जो बड़े लोग होते थे वो चुनाव के एक दिन पहले टैक्स बंटवाते थे। ये भाजपा इतनी चालू पार्टी है कि सीधे खाते में डाल रहे चुनाव के पहले, मतलब में चुनाव होने वाला है उसके 2 दिन पहले। तो ये तरीका हम नहीं कर सकते। हमने एक बात जो आपसे कही कि बदनीयती, ये हम कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देशबंधु दीक्षित जी से ले लेते हैं, कभी नहीं हुई। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। देशबंधु दीक्षित जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी देशबंधु दीक्षित जी, आप हमेशा एक बात बोलते हैं, आपके नेता लगातार ये कहते हैं कि जिन राज्यों में राहुल गांधी प्रचार करेंगे, जहां चुनाव होंगे, तो वहां आपके लिए अच्छा होगा, आपको बढ़त मिलेगी। अक्सर ये मंचों से सुना गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप लोग लगातार सक्रियता जिस तरीके से बनाए रखे हैं, वहां पर भी ये पोस्टें लगातार देखने को मिली है। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए मुझे तो लगता है कि प्रियंका गांधी से ज्यादा आपको फायदा मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में तो कर्नाटक कांग्रेस ने जीती, पंजाब भी जीती, छत्तीसगढ़ भी जीती, राजस्थान भी जीती और गुजरात का अगर जिक्र करें तो जीत के बिल्कुल करीब तक पहुंच गई थी। और इन 5 राज्यों में जो चुनाव हुए ये तो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हुए, हर जगह करारी हार का सामना करना पड़ा। तो मुझे तो लगता है, अब आप ये कहेंगे क्या कि राहुल गांधी से ज्यादा प्रियंका गांधी आपके लिए बेनिफिट साबित हो रही हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आप बोलिए। मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं अपनी बात पूरी करूं। जी, पूरा समय, आप बोलिए। देखिए, अभी उपाध्याय जी की मैं बात सुन रहा था, तो सबसे पहले एक चीज आप देखिए कि जो आप बात कर रहे थे, 70 वर्षों में कांग्रेस ने शासन किया। हमारे आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आज जिक्र हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस का हो,
चाहे लोकप्रिय जननायक लाल बहादुर शास्त्री का हुआ, जब भी कांग्रेस से बाहर सत्ता गई, 3 पारिवारिक लोगों को हमेशा जो है एक महत्वाकांक्षा का डर रहा कि कहीं हमारे हाथ से, अरे देखो, हमारे हाथ से सत्ता चली न जाए। और रही बात अभी आपने जो छेड़ा, जो आपने कहा कि 5 राज्यों में प्रियंका या राहुल का चेहरा हो, देखिए हार का ठीकरा चुनाव में जीत हार होती है, इस बात से उपाध्याय जी ने कहा, मैं भी सहमत हूँ। लेकिन आप बताइए कि इनकी विश्वसनीयता कहाँ है? अब रही बात आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी की, आप बात करती हैं, तो मैं आपसे कहूँ, आप भी एक प्रतिष्ठित चैनल के एंकर हैं, ये बताइए जिनके पति खुद बेल पर हों, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप हों, अगर उनकी श्रीमती जी या कहें, एक विश्वसनीयता की बात होती है, आदमी का विश्वास जब खो जाता है ना, तो वो लाख मुखौटे बदले तो जनता उस पर विश्वास नहीं करती। और आपको बताएं, कभी भी राहुल गांधी को भी अब जो है भारत की जनता कभी गंभीरता से नहीं लगती। क्यों? जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे रोजी हो चाहे रोजगार हो, इसके प्रति वो कभी संवेदनशील नहीं रहे। इसी का नतीजा है कि ये परिणाम है कि एक के बाद एक राज्यों में इनकी हार होती रही। एक उदाहरण देना चाहूंगा, अभी आपने पंजाब की बात की, आप बताइए पंजाब के उप मुख्यमंत्री चन्नी जी पर भ्रष्टाचार के कितने गंभीर आरोप लगे, और प्रधानमंत्री जैसे लोगों का जब वहाँ एक चुनाव रैली का उद्बोधन होता है, तो उनकी सुरक्षा के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। आप देखिए, ये लोग चुनाव में उतरते हैं और चाहे नेतृत्व क्या नाम है राहुल गांधी करें, तभी तो पंजाब की जनता का सांत्वना नहीं मिल पाई आपके प्रति देशबंधु जी। क्या? तब भी तो आप सांत्वना नहीं बटोर पाए पंजाब की जनता से। देखिए बात मैंने कहा ना, देखिए चुनाव में जीत हार होता है, हम अपनी बात हो सकता नहीं सब से सहमत न हूँ, मैंने कहा ना, उपाध्याय जी ने कहा आपकी भी बात, लेकिन हम अपनी बात जनता तक अपनी हमारी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं होता है। हम भारत को उन्नति के पथ पर, चाहे हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री हो या मैं जहाँ से निवास करता हूँ उत्तर प्रदेश है, हम जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो वो करने में भी विश्वास करते हैं। लेकिन इनकी कथनी और करनी में विरोधाभासी नहीं है, जमीन और आसमान का अंतर है। आप बता दीजिए, 2 जगह सरकारें हैं, चाहे राजस्थान में इनकी चल रही है चाहे छत्तीसगढ़ में, कितने भ्रष्टाचार के आलोक है, और जनहित और लोकहित की किसी भी योजना का इनका तारतम्य नहीं है। और दूसरी बात जो है, जब आप कहते हैं फायदा, हमारा फायदा नहीं है, हम हंसते हैं। हास्यास्पद स्थिति ये आती है कि आदरणीय राहुल जी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न कर लेते हैं। आप देखिए उनके बयान जो है प्रतिपल सेकंडों में बदलते हैं। अरे सेकंड में तो घड़ी की सुइयां भी नहीं बदलती हैं, वो अभी अपना मानक पूरा करती है। ये बताइए, आप जिस तरीके से कह रहे हैं भाई, सभी विपक्षी पार्टियों पर तो आप बड़ा आरोप लगा ही देते हैं कि जनता इनको नकार देगी। वजह ये है कि दरअसल ये सभी परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। अब अगर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि जनता केवल आपको ही आप पर ही विश्वास करेगी, तो डेमोक्रेसी क्या खत्म होने वाली है क्या आने वाले समय में? नहीं, देखिए लोकतंत्र का पर्व है। देखिए आपके ही इसी चैनल पे कई बार विपक्षियों ने मेरे ऊपर हथप्रद, मैंने कहा था ना, जब 10 मार्च आएगा और परिणाम आएंगे तो सब दूध का दूध पानी का पानी। अब जैसे आपने कहा डेमोक्रेसी खत्म नहीं हो जाए, अब देखिए मैंने पहले भी इस बात को आपके चैनल पे कहा था कि जब ये लोग जीतते हैं तो ईवीएम खराब नहीं होता है, और जब ये लोग हारते हैं तो अपना हार का ठीकरा ईवीएम पे देना चाहिए। देखिए ये चिंतन का विषय है और गहन चिंता करनी चाहिए कि इनके हार की वजह क्या है। और एक चीज ये भी बताएं, जब आप लोग कल्याणकारी योजनाओं के हित में बात नहीं करेंगे, जनता के हित में बात नहीं करेंगे, अब आप बताइए, सबसे पहले पूरा का पूरा गांधी परिवार भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर है, कैसे इनकी विश्वसनीयता आएगी? और ये किसी भी राज्य में जाएं,
देखिएगा आपको इसी तरह कांग्रेस स्वतः एक दिन समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के कोई बाहर का अगर कोई लोकप्रिय और कोई आदमी नेतृत्व क्षमता रखता है, उससे इनको भय लगता है कि ऐसा ना हो सत्ता चली जाए। और आप देखिए जितने भी बाहर से लोग आए और जिन्होंने नेतृत्व किया कांग्रेस के शीर्ष ने, तो गांधी परिवार ने उनको एक एक करके किनारे लगा दिया और इनके अच्छे से अच्छे नेता इनकी पार्टी को एक एक करके छोड़कर चले गए। तो अब जब आपकी विश्वसनीयता और गहराई और लोक कल्याणी, इसमें लोकतंत्र की बात नहीं है। अब प्लीज अब बोलने का मौका आते हैं संदीप जी, आते हैं आपके पास आते हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। देखिए देश बंधु दीक्षित जी और संदीप त्रिपाठी जी, आप दोनों लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ना, जो मैंने आकलन किया है अब तक, कि आप लोगों के अनुसार देश सिस्टम से चलता है। मुझे कतई नहीं लगता कि देश सिस्टम से चलता है। देश पॉलिटिकल सिस्टम से चलता है। बिल्कुल जनता जनार्दन को यह लगता है कि देश कानून से चलता है। मुझे कभी नहीं लगता जो हालात है उनको देखकर कि देश कानून से चलता है। मुझे लगता है कि देश पॉलिटिकल पावर से चलता है और हर कोई सत्ता पर आने को बेकाब है। कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो ये चाहता हो कि नहीं हम विपक्ष में रहेंगे तब भी जनता के हक की बात करेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे, उनकी आवाज हम बनेंगे। कोई नहीं कहता है। तो ये सारी परिस्थितियां बनी हुई हैं और ये वास्तव आज का सच है। कानून और सिस्टम, ये दोनों अपने आप में जो उदाहरण बन के रह गए हैं, ये पॉलिटिकल सिस्टम से ही चलते हैं, पॉलिटिकल पावर से ही देश चलता है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। आप भी उपाध्याय जी अगर गलत कह रहे हो तो आप भी बताइएगा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं है। इस सिस्टम ने, सुन लीजिए, इस सिस्टम ने एक व्यक्ति को इतना मजबूत कर दिया है कि उस व्यक्ति के द्वारा उठाया गया हर कदम कानून बन जाता है। वजह यही है। मैं जवाब दे देता हूं। ऐसा नहीं है। देखिए दो चीजें हैं। मैंने पहले भी कहा और फिर यही कहूंगा। थोड़ी देर चला। और अब तो सार्वजनिक मंचों से कहा जाने लगा, महाराष्ट्र में एक नेता ने सार्वजनिक मंच से कहा कि हमारे लिए कोई कानून और संविधान नहीं होता। आज हालात ये है कि राजनीतिक लोग अपने आप को कानून से परे मानते हैं और कानून भी उनके सामने बौना नजर आता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि आईएएस आईपीएस की नौकरी छोड़कर अपना कैरियर ढूंढ रहे हैं, तो राजनीति में ढूंढ रहे हैं। तो राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है और जब व्यवसायीकरण होता है तो फायदा ही फायदा, नुकसान तो बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां की कोई अपनी आइडियोलॉजी है, उसको भी जता बजाते हुए एमएलए दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, नेता दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों भाई, व्यवसाय करना है, व्यवसाय बंद तो नहीं कर सकते, तो वो दूसरी पार्टी को रुख कर लेते हैं। और जो भी कहते हैं देश प्रेम की, राष्ट्र की बात करते हैं, कितने नेताओं के बच्चे मिलिट्री में भर्ती हैं, कितने नेताओं के बच्चे बेटा या बेटी सरहद पर हैं, कितने नेताओं के बच्चे शहीद हुए हैं, कोई नाम बताएगा? नहीं। तो देखिए कथनी और करनी का फर्क, अभी हमारे मित्र कह रहे थे, बीजेपी के मित्र, कथनी और करनी, वाकई में कथनी करनी में फर्क है। अगर कथनी करनी में फर्क नहीं होता तो राष्ट्रवाद के लिए क्या नेता और उनका परिवार बॉर्डर पर जाकर शहादत नहीं देता? नहीं दी शहादत किसी ने। कथनी करनी का फर्क है कि डॉलर का मूल्य जब बढ़ता है तो रुपया कमजोर हो जाता है, राष्ट्र कमजोर हो जाता है। सार्वजनिक मंच से बोला गया, आज डॉलर का मूल्य भी बढ़ रहा है, रुपया भी कमजोर हो रहा है और देश मजबूत हो रहा है। कैसे गले उतरेगी बात में बात है? पहले यही हालात होते थे तो देश कमजोर हो जाता था, आज मजबूत हो रहा है। तो देखिए कथनी करने का फर्क और जो जनता के मुद्दे हैं उनकी बात करते हैं। तो अगर मुद्दे की बात होगी तो इतने सालों बाद आज के हर घर में नल या पीने का पानी उपलब्ध नहीं, आज पानी पीने के लिए लोग परेशान हैं। शिक्षा के लिए आप देखेंगे गांव का स्कूल टूटा फूटा पड़ा है,
जिसमें गरीब का बच्चा पढ़ता है। नेताओं के बच्चे 5 स्टार होटल के जैसे जो बड़े बड़े ब्रांडेड स्कूल हैं वहाँ पढ़ते हैं। किसी नेता का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। मुझे कहने में कोई बुराई। तो शिक्षा की हालत कैसे सुधरेगी, वो स्कूल कैसे सुधरेगा? अगर गरीब की इतनी चिंता है तो वो स्कूल सुधारना चाहिए। गांव में जवाब दे दूं, गांव में डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। संदीप जी आ रहे हैं, पूरा मौका देंगे। आजादी के इतने सालों बाद भी किसान कर्जदार है, किसान आत्महत्या कर रहा है और किसान कल भी कर्जदार था, किसान कर्जदार है। क्या बदला है? नेताओं का फ्यूचर, नेताओं का भविष्य उज्जवल है। नेताओं की कमाई बढ़ गई, नेताओं का रुतबा बढ़ गया। गरीब आदमी आज भी सरकार के अर्थ के भरोसे। ठीक बात कह रहे हैं आप कि माई बाप राशन दे। केंद्र सरकार, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आर्य उपाध्याय जी। केंद्र सरकार इस बरस आ रहे हैं संदीप जी आपके पास। केंद्र सरकार इस बरस जो 32 योजनाओं का अगर जिक्र किया, जिसमें चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान योजना हो, सारी योजनाएं जो हैं, जितना बजट उनके योजनाओं के लिए है उससे 5 गुना कर दीजिए तो इन मंत्रियों के बंगले का रखरखाव, इनका गाड़ी का भत्ता, इनकी सुरक्षा में लगे वर्कर्स की सैलरी, इनका वेतन, यानी सोचिए इन 32 योजनाओं का 5 गुना कर दीजिए। इतना बजट केवल इन मंत्रियों पर खर्च होता है। आपने ये जो बात उठाई है बिल्कुल जायज बात उठाई है कि वास्तव में धन खर्च कहां हो रहा है। जनता के विकास के मामले में जितना पैसा खर्च करना चाहिए उससे ज्यादा तो ये माननीय अपने रखरखाव, अपने शान और शौकत में खर्च कर देते हैं। तो जनता तक कहां पैसा पहुंचेगा, जनता का विकास कहां होगा? संदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोलिए। देखिए, हमारे भाजपा के मित्र ने पहली बात कही, मैं एक बात का आंसर दूंगा। पहली बात उन्होंने कहा 70 साल। भैया कौन सी आरएसएस की शाखा में आपने पढ़ा है कि कांग्रेस ने 70 साल शासन किया है? अरे संदीप जी, मैंने 70 साल नहीं कहा था, मैंने कहा 74 वर्ष में जितने साल भी कांग्रेस ने शासन किया। पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुन लिया करिए। और दूसरे आपको एक चीज बता दूं संदीप जी, हमारे कांग्रेस के मित्र इधर उधर की बातें अलग करते हैं, मुद्दे की बात कभी नहीं करते हैं। यही आप लोग की बात रही और यही आप लोग की बात करने का असर रहा कि आज जनता में आपकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है और एक दिन कांग्रेस जो है भारत से समाप्त हो जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जो है एक एक बात को आप लोग प्रश्न उठाते हैं। आप लोग, मैंने पहले भी इस डिबेट में कहा था कई बार कि आप लोग दुनिया की हर हर एक अच्छी चीज में आप लोग को समस्या और कष्ट ही दिखता है। ठीक है संदीप जी। और जब भी देश में कभी समस्याएं आई, नहीं आप मेरी बात सुनिए, जब भी देश में समस्याएं आई तो राहुल गांधी ने मुंह मोड़ के, गांधी परिवार हमेशा इटली को चला जाता है या एसी के बंद कमरों से खाली ट्विटर खेलता है। कभी आप धरातल पे उठकर किसी गरीब के पास गए? केवल आपने मजाक बना रखा है। देश नियम कायदे से चलता है। सुन लीजिए सारे नेता, सुनिए एक बात बताएं आपको देशबंधु जी, सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए, बहुत ज्यादा इतराना नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताऊं ना, ये दरअसल हमने पहले भी कहा भी कि भारतीय जनता पार्टी की जीत केवल भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं की जीत नहीं है जो विधायक जीत करके आ रहे हैं। इनकी क्या हैसियत है आप नहीं जानते क्या? किनके नाम पर जीत रहे हैं ये केवल 2 चेहरे पर जीत रहे हैं। ये अरे सुन लीजिए देशबंधु जी, ये केवल 2 चेहरे पर जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, इन चेहरों पर जीत रहे हैं। 11 मंत्री आपके हार गए उत्तर प्रदेश में, 3 मंत्रियों को टिकट नहीं दिया गया। आप कहाँ जी रहे हैं भाई? अगर आप इतना अच्छा विकास काम किए तो 11 मंत्री हारना मामूली बात है क्या आपके लिए? सभी नेता जैसे, हम केवल आपके लिए नहीं सवाल उठा रहे हैं, सभी नेता। देखिए कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसके सफेद कुर्ते में दाग न लगा हो, कालिक लगी है। कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप लगा? अरे क्यों नहीं जनता ने आपको बैठा दिया भाई? दोबारा इन मंत्रियों को, 11 मंत्रियों को क्यों हरा दिया और करारी हार? और ये पता है कौन मंत्री है? सुन लीजिए भाई देशबंधु जी, ये वो मंत्री है जो अपने आप में एक ब्रांड हुआ करते थे, ब्रांड थे हिंदुत्ववादी की छवि को। आप क्या मान रहे हैं सुरेश राणा को? आप क्या मान रहे हैं संगीत सोम को? ये लोग केवल हिंदुत्ववादी नेता के नाम पे जाने जाते थे। जनता ने तिरस्कृत कर दिया, उठा के फेंक दिया बाहर क्षेत्र से कि नहीं बैठा लेंगे। 11 मंत्री आपके आ रहे हैं। ठीक है रुक जाइए भाई, मैं केवल आप पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ एक एक को रख लेने दीजिए पक्ष। सभी एक जैसे हैं, आप भी वही है और कांग्रेस भी वही है। रुक जाइए
क्या विपक्ष करेगा बंदोबस्त? इंतजाम आप करेंगे, आप सत्ता में। सभी वैसे ही है, आरपी उपाध्याय जी ने वही चीज कहा, दिल्ली जाए, सब लोग जो है ना बनारस आपस में, जाए, वो कौन जीत रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी किसके दम पे जीत रही है सब जानते हैं, जनता भी जानती है और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं बखूबी। कांग्रेस का पक्ष ले रहते हैं संदीप जी। नहीं, अभी भी देशबंधु ये चाहते हैं कि सारा व्यवस्था को राहुल गांधी देखें। यही तो दुर्भाग्य है देश का, यही तो विपक्ष पर सवाल उठाना है। विपक्ष तो ठीक है, चलिए विपक्ष तो सवाल आपको घेरेगा ही, लेकिन कम से कम सत्ता पक्ष तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। संदीप जी, मानसिकता हो कि हमेशा कांग्रेस के पक्ष में बयान देते हैं, इस बात आ रहे हैं देशबंधु जी, आ रहे हैं, आपसे जवाब ले लेंगे। आपने कहा आपको पूरा मौका देता हूँ ना, सभी पूरा मौका मिलता है अपनी बात रखने के लिए। इस तरह बहस नहीं हो पाएगी भाई, इस तरह चर्चा नहीं हो पाएगी, इस तरह डाइवर्ट हो जाएगी मुद्दा। देखिए आपको भी मौका देते हैं, संदीप जी को भी देते हैं, दोनों लोग अपने अपने मौके पर रखिए। ऐसा नहीं है ना कि आपको मौका नहीं देते या आपसे हम समय आपको कम देते हैं, आपको भी पूरा समय देते हैं। संदीप जी, हमने तो शांति से सुना, अभी हमारी बात शांति से सुनी। अभी इन्होंने 3-4 सवाल उठाए। इन्होंने कहा राहुल जी ने कौन सी जो है जन योजना चलाई, आप बताइए कि जो मनरेगा चल रहा है ये मोदी जी ने चलाया था, इसी मनरेगा का विरोध करते थे और सदन में उन्होंने बोला कि कांग्रेस संस्थाओं का प्रतिष्ठा इसे गाजे बाजे के साथ जिंदा रखेंगे। और वही मोदी जी के कोरोना काल आया, इनको मुख्यमंत्रियों ने क्या कहा कि हमने इतने रोजगार दिया, पूछा गया किसने दिया तो कहा मनरेगा में दिया। आप याद कर लीजिए, आप जीएसटी का विरोध करते थे और आज जीएसटी तब एक थी, आज 5 टाइप की जीएसटी दे दिए हैं कि जिससे लोग भर नहीं सकते हैं। आप जीएसटी अच्छी हो गई। आधार कार्ड का विरोध करते थे तो अभी आप बता रहे थे कथनी और करनी में अंतर, बता रहा हूँ कथनी करनी में अंतर। जब कांग्रेस का समय था आधार कार्ड का विरोध करते थे, मोदी जी साथ बनते थे, आज आधार कार्ड अच्छा हो गया। 49% FDI कांग्रेस लेके आई थी अपने पूरे देश। आपकी बात हम भी समझ गए, आपकी बात हम भी समझ गए, दर्शक भी समझ गए। देखिए सवाल अब ये है, आपकी बात समझ गए कि जिस चीज को लेकर के आप जब ला रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी, लेकिन जब सत्ता में आई तो वही उन्हीं चीजों को लेकर के आई। दर्शक भी ये बात समझ गए। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा है जो आप कह रहे हैं तो जनता आपको नकार क्यों दे रही है भाई? आप जनता के बीच तक अपनी पैठ बना क्यों नहीं पा रहे हैं? आप में कहां पर कमी है? देखिए इस बात से आप मुकर नहीं सकते हैं कि वास्तव में कांग्रेस की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। आप ये कह रहे हैं कि खत्म नहीं हो रही है, लेकिन बदतर होती जा रही है। आप देख रहे हैं, आपके ही नेता, आप जानते होंगे जीशान हैदर साहब को, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता ही रहे, मीडिया का प्रभार भी उनके पास था, पूरा वो देख रहे थे किस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं, किस तरीके से सोशल मीडिया पर वो आप पोस्ट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, प्रियंका गांधी के निजी सचिव पर वो सवाल उठा रहे हैं। ये कोई आम बात है क्या? बिल्कुल जवाब दे देता है। देखिए पहली बात अभी आपने कही जीशान हैदर जी की। हैदर जी हमारे मीडिया चेयरमैन नहीं थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी मीडिया के चेयरमैन हैं और उपाध्यक्ष। नहीं वो मीडिया के चेयरमैन थे, मीडिया वो सुन लीजिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी जानते हैं, जीशान हैदर जी साहब को जानते हैं, दोनों लोगों को बहुत बखूबी जानते हैं। वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी की मीडिया चेयरमैन थे, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक दोनों देखते थे, उनका दोनों का प्रभार था। और मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक था वो जीशान हैदर साहब देखते थे जी। हाँ। वो सिर्फ संयोजक थे। हाँ, तो वही उन्हीं के पास कार्यभार था। कोऑर्डिनेटर थे, ठीक है, कई कोऑर्डिनेटर हैं उनके जैसे उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमेटी में कई कोऑर्डिनेटर की बात है, वो हमारे दल में थे, आज उनको निकाला गया। तो अगर वो निकाला गया है, अगर वो खिलाफ में बयान दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो क्यों बयान दे रहे हैं। अगर किसी को भी निकाला जाएगा तो वो अपनी बात रखेगा। आप भी पूरी बात से अवगत नहीं है, आपको पूरी जानकारी नहीं है। वो आप उठा के देख लीजिए, उनके ट्विटर, उनके फेसबुक, उनके कमेंट्स जहां भी उठा के देख लीजिए, निकालने से पहले उनका, जैसे ही ये चुनाव के नतीजे आए हैं वैसे ही जीशान हैदर साहब ने ये पोस्टें लिखना शुरू कर दी हैं, ये बयानबाजी देना शुरू कर दिया है, उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो कांग्रेस के थे, कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के रहेंगे। लेकिन जो कांग्रेस को बेचना चाहते हैं, जिन्होंने कांग्रेस को हराया है, उन्होंने सवाल उठाया है जिस तरीके से। क्या ये गलत नहीं है क्या कि आप ही के अंदर की पार्टी से अक्सर आवाज उठती रही है और आप कह रहे हैं निकालने के बाद आवाज उठा रहे हैं? वो निकालने के बाद नहीं उठा रहे हैं, वो निकालने से पहले ही आवाज उठा रहे थे, उसी पर उन पर कार्रवाई की गई है उसी बात को लेकर के। कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी है, कांग्रेस में एक मंच है, उसमें आप अपनी बात रख सकते हैं, बाहर जाकर अगर आप बात करते हैं, पार्टी का छोड़ते हैं, उसके बाद आप पर कार्रवाई होती है, इसके लिए आप बात है। अगर आप बात नहीं सुनी जाती है, जिस तरीके से प्रियंका जी 1-to-1 एक व्यक्ति से मिलती है,
तो जितेंद्र हैदर जी इतने बड़े पद पे उनकी प्रियंका जी से डायरेक्ट मुलाकात होती थी। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। अगर आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं तो ये आपकी दिक्कत है, आपकी कमी है। दूसरी बात, जहाँ तक अभी आपने संदीप सिंह जी की बात की, देखिए संदीप सिंह जी प्रियंका जी के सचिव हैं और वो उनका काम है, प्रियंका जी का अधिकार है कि वो किसको सच्ची रखती है, किसको नहीं रखती है, और उनका ये अधिकार, उनका विवेक है कि वो सच्ची के आधार पर चलती है, अपने आधार पर चलती है और किस आधार पर चलती है। आप तो इसी तरीके से होता है, अगर आप जो सचिव पर सवाल उठा रहे हैं तो आप प्रियंका जी पर सवाल उठा रहे हैं, पहली। दूसरी बात, अभी आपने कही कि हम कमजोर क्यों होते जा रहे हैं। कमजोर हम इसीलिए हो रहे हैं, हमने तो कही कि आप बताइए, हमने लगभग 50 वर्ष इस देश में शासन किया। 50 वर्ष शासन करने के बाद भी हमारे पास दिल्ली में 5 स्टार कार्यालय नहीं होता, वो 7 स्टार कार्यालय बनाते हैं। पैसा कहाँ से? आप बताइए, पूरे देश में सारे जिलों में आप देखिए वीआईपी कार्यालय, होटल से बढ़िया कार्यालय बनता है, ये पैसा कहाँ से बनता है? जिस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक के माध्यम से ये मोदी भागा और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से उनको फंड देते हैं और ये पैसे के दम पर चुनाव लड़ते हैं। जो पैसे का दुरुपयोग करके ये जो है वोटों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मीडिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो है इसको जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसका जो दुरुपयोग पैसे धन का कर रहे हैं, ये प्रयोग जिस तरीके से हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है। समझ रहे हैं अब और एक समझ रहे हैं, आपकी बात आ गई। संदीप जी अभी बताते हैं, जैसे जीत की जिम्मेदारी अपने सर ली जाती है ना, वैसे हार की जिम्मेदारी भी अपनी सर लेनी चाहिए। खैर बता रहे हैं, बताते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। देशबंधु दीक्षित जी सीधे आपका रुख करेंगे। आपने सुना अभी कि संदीप जी किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि आप दरअसल सत्ता पर आते कैसे हैं, किस तरह का आप प्रयोग करते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, गलत चीज आप उस पर पोस्ट करते हैं, भ्रांतियां फैलाते हैं, तमाम सारी चीजें संदीप जी ने बताई। देशबंधु जी, हाँ आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ मिल रही है। जिस तरीके से अभी आपने सुना कि संदीप जी तमाम सारे आरोप लगाए हैं आप पर कि किस तरीके से आप सत्ता पर काबिज होते हैं। नहीं, देखिए संदीप जी ने जो आरोप लगाए, संदीप जी की बात पे तो मुझे हंसी आ रही है। आप ये बताइए, ये इनके युवा राजकुमार और प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं जनता को समझा पाते हैं? मैंने इनकी बात पे विगत बताया और जैसा कि आपने कहा कि ऐसा क्या हो जाता है कि जनता जनार्दन के बाद कितने चुनाव हो गए, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा चुनाव बहुत बुरी तरह राहुल गांधी हारे और कभी भी इन्होंने जिम्मेदारी नहीं दी। अभी भी आप बताइए, 124 करोड़ की जनता मूक दर्शक बनती है। श्रीमती सोनिया गांधी, इनकी कांग्रेस संसदीय दल की मीटिंग होती है, इस्तीफा देने को तैयार होती हैं और कुछ कांग्रेसी विरोध कर देते हैं और बात धरी गई। आखिर ये अपना जनता के बीच क्यों नहीं अपनी जो है विश्वसनीयता बना पा रहे हैं? और हर चुनाव में जो आपने कहा, और आप दूसरी बात जो है, आप ये बताइए, इन्होंने 55 वर्ष शासन किया। संदीप जी ने बहुत सारी योजनाएं बताई, कांग्रेस ने ये किया, मनरेगा का जिक्र किया। आप बताइए 55 वर्ष का कम वक्त होता है सर? आप बताइए, क्या 55 वर्ष में हमारे जब राष्ट्र हमारा स्वतंत्र हुआ था, सबसे हमारे साथ या हमारे बाद के जो स्वतंत्र हुए देश थे, देश बंधु, जब आजाद हुआ तो 90% लोग गरीब भी थे, ये भी जानते हैं, भूखों मर रहे थे, एक टाइम खाना नहीं मिलता था। देश में जो जितने गान देख रहे हो ना, ये मोदी जी के, अरे अब मेरी बात सुनिए तो, नहीं 55 साल में आपने केवल घोटाले ही तो किए और आपको अब भारतवर्ष, देखिए देशबंधु जी कहते हैं, सुनिए कांग्रेस के मित्र, 55 साल नहीं, आपको अब जनता 55 सेकंड के लिए
सत्ता नहीं देगी। और आपने 55 साल में देश की वह दुर्गति कर दी कि आज जो है आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। अभी आप 2 राज्य है ना, अभी वो खाता नहीं खुलेगा। आप जो है सत्ता की जो लोलुपता मलाई चाटते हैं और हर जगह सफल प्रयोग करते हैं, वो जनता जनार्दन अब समझ चुकी है। देखिए, मुझे वो बात बार बार कहने में नहीं जाती है। आप जनता भी समझती है, आपको आज सत्ता मिली, भ्रष्टाचार का पूरा आप दलदल बैठा देंगे, माल्या, और आपका जमीन से लेके आकाश तक कोई ऐसा घोटाला नहीं होगा जो आप कर न डाले हो, और जनता शर्मिंदा होती है। 2 राज्य और बच्चे हैं, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। आप संदीप भाई बताते हैं कितना वक्त आपको चाहिए, कौन सी योजना आपकी है? आपको राहुल गांधी क्यों नहीं भारतवर्ष को बताते कि मेरे पास ये विजन है, मेरे पास ये योजना है, मेरे पास ये खाता है, मैं भारत को इस तरह विकसित बनाऊंगा, मैं जनता का इस तरह भला करूंगा। केवल बातें करते हैं, शर्म नहीं आती। आप लोग प्रवक्ता होकर टीवी पे बोलते हैं। कौन सी आपके पास योजना है? भारतवर्ष को कौन सा आप विश्व गुरु बनाने की योजना रखते हैं? जनता जनार्दन के बीच आते हैं, मुंह की खाते हैं और शर्म होकर खाली नीतियों को दौड़ करते हैं। कोई ऐसी योजना बताइए, बदल के हम पायलट प्रोजेक्ट चला रहे थे, आपने उसको कोई ऐसी योजना बता दीजिए, कोई ऐसी लोकहित की योजना बता दीजिए। राहुल गांधी जो उनके पास विजन है, इतनी घूमने से देश नहीं चलता है, जनता के बीच जाना पड़ता है, जनता का सुख दुख समझना चाहिए। सोने का चम्मच लेके आने से देश नहीं चलता है। योजना नहीं है, सिर्फ नाम बदलने का ये क्या है? आपने नहीं, आप बता दीजिए आपके पास क्यों विजन नहीं है, क्यों जनता को नहीं समझा पाते हैं? प्रियंका गांधी चुनाव को मजाक समझती है। चुनाव इवेंट मैनेजमेंट नहीं है मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता। आप इस बात को जान लीजिए कि आप एक समय आए, हम चल के चले गए, जनता के साथ जुड़ना चाहिए। और क्या चाहिए? चलिए ठीक है देशबंधु जी, ठीक है संदीप जी, ठीक है, जनता के साथ जुड़ना चाहिए सभी राजनीतिक दलों को और सभी राजनीतिक नेताओं को, तभी वो जनता उनको सराखों पर बैठाएगी। ठीक है, कृषक प्रजा पार्टी, फिर जनसंघ, फिर जाकर भाजपा, तब ना इनको सफलता मिली। आप समझिए कि अभी आपने कहा कि कितने मुखौटे थे, 3 मुखौटे तो मैं बता रहा हूँ, और कितने रहे होंगे नहीं पता। अरे हमारे 3 मुखौटे की चिंता मत करिए, आप अपनी चिंता करिए। भारतवर्ष से कांग्रेस इसी तरह समाप्त हो जाएगी, और जनता इसीलिए चाहती है कि राहुल गांधी। देशबंधु जी आपकी भी बात आ गई, संदीप जी आपकी भी बात आ गई, एक सेकंड रुकिए। उपाध्याय जी, हालात जिस तरीके से बनते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये भी किला बचा पाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी आने वाले समय में। दूसरी तरफ दिग्विजय जी और कमलनाथ जी को अपना गढ़ वापस ला पाना बड़ी चुनौती होगी। कर्नाटक में कांग्रेस के लिए कांटो भरी राह है, क्या होगा कांग्रेस का आने वाले समय में? देखिए, जब तक कांग्रेस अपने अंदर बदलाव नहीं लाई, मान लीजिए 5 राज्यों के अध्यक्षों का इस्तीफा आपने दे दिया, तो आपको भी इस्तीफा दे देंगे। कमांडिंग में ये सब लड़े गए, और मैं कमांडर था तो मैं भी इस्तीफा देता हूँ, तो बात दूर तक जाती। दूसरा, देखिए कश्मीर फाइल पे अभी मैं सुन रहा था, संदीप त्रिपाठी कश्मीर फाइल से शुरू किया। देखिए, कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ है, इसे नकारा नहीं जा सकता, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। और सिस्टम, जिस सिस्टम की हम बात कर, वो सिस्टम आज तक कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं दे पाया, आज तक कश्मीरी पंडितों को उनकी ज्यादा नहीं वापस दिला पाया, और आज भी वो शरणार्थी का जीवन, विस्थापित का बोझ ढो रहे हैं। जिम्मेदारी देगा तो कश्मीर फाइल को नकारना, कश्मीर के अत्याचारों को नकारना, ये जनता में ठीक मैसेज नहीं जाता। दूसरा, देखिए 55 साल शासन किया, या ये तो मान रहे हैं देशबंधु जी, तो देशबंधु जी उनको तो 55 साल जनता ने प्यार किया, 55 साल जनता चुना था उनको। आपको भी 7-8 साल हो गए, आपको भी जनता, आपको भी जनता प्यार दे रही है,
तो अगर आप उंगली उठाते हैं तो आप जनता पर भी उंगली उठाते हैं। ये बात अलग है कि कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व उतना सक्षम नहीं है कि आपकी बातों का जवाब दे पाए और सड़क पर उतर कर संघर्ष कर पाए। अगर जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, अगर कांग्रेस भी उस तरीके से जिस दिन बोलना शुरू कर देगी तो जनता से कनेक्ट हो पाएगी और जनता के मुद्दों को तवज्जो सबको देनी पड़ेगी, आज नहीं कल। और रहा कोई ये कहे कि भी आप 7-8 साल सत्ता में हैं तो आप ही रहेंगे हमेशा, ऐसा संभव नहीं होता। आप भी 2 सीट से यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ये कोई कह दे कि नाम भी बदले नहीं, नाम तो खैर कौन बदल रहा है, वो आपकी भी कांग्रेस ने बदले हैं। आप भी गरीबी हटाओ का नारा लेके सत्ता में आए, लेकिन गरीब आज भी मौजूद है, गरीबी नहीं हटी। गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। नाम कौन बदल रहा है, क्या है, सत्ता आप किसको सराखों पर बैठाल रही है, वर्तमान देखा जाता है। जो भविष्य वर्तमान के साथ भविष्य पे चला जाता है। मुझे लगता है भूत जो था वो बीत गया, उस पर कौन चर्चा करेगा और कौन बहस करेगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल अब भी यही उठता है कि आखिर कांग्रेस का जो हस्र होता चला जा रहा है लगातार, कांग्रेस जनता से अपने आप को कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रही है, जबकि कांग्रेस के पास नाम, संगठन, गांधी परिवार, इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या वास्तव में कांग्रेस के पास विजन की कमी है, या फिर कांग्रेस जनता के बीच में अपने मुद्दों को सटीक तरीके से रख नहीं पा रही है। और इन सारे मुद्दों को कांग्रेस को सोचना चाहिए। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतने ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।